बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का आज हमारा 16वें लेक्चर में आपको वेलकम करती हूँ। और आज के लेक्चर में हम तकरीबन 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होप्सो आप लोग अभी ही देख कर डर गए होंगे कि एक ही लेक्चर में 5 क्वेश्चन एट अ टाइम, वो ये लेक्चर तो बहुत लंबा होने वाला है। बट डोंट वरी, इन 5 क्वेश्चन का सलूशन एक ही होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन मौजूद हैं। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पास्ट पेपर में आया हुआ है और आपके पेपर में भी ज़रूर आएगा। जैसा कि पहला है हमारे पास, प्रूव दैट द फील्ड वेक्टर्स फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपने ये प्रूव करना है कि जो फील्ड वेक्टर्स हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वो आपस में एक दूसरे के लिहाज से परपेंडिकुलर हैं। फील्ड वेक्टर कौन से होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा कि प्रूव दैट द डायरेक्शन ऑफ ई एंड एच आर वेव प्रोपगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कि जो ई और एच वेक्टर्स हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो भी आपस में परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द रिलेशन बिटवीन फील्ड वेक्टर। अब आपने ई और एच इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना है। चौथे क्वेश्चन में है कि प्रूव दैट द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड एच इज इक्वल टू इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। कि जो ई और एच की आपस में जो रेशो है ई ओवर एच है वो इक्वल होगी इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के। जैसा कि आप इस टॉपिक में भी पढ़ते आ रहे हो, बल्कि इस सेक्शन में भी पढ़ते आ रहे हो, और 9th-10th में भी आप लोगों ने रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस क्या होती है? करंट के फ्लो को रोकने वाली डिवाइस, मतलब वो डिवाइस जो अपोज करेगी किसी चीज़ को, तो वो क्या होती है? रेजिस्टेंस। तो इसी तरह सर्किट में अगर 2 से 3 एलिमेंट्स लगे हुए हैं तो हर एक चीज़ की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। तो उन सब की रेजिस्टेंस को कंबाइन करके हम नाम देते हैं इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस को ज़्यादातर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फ्री स्पेस की इम्पीडेंस है तो मे भी हम जी नॉट से रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस आर इक्वल। कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज जो हैं वो आपस में फ्री स्पेस में इक्वल होंगी। ये 5 क्वेश्चन है और अब हम इनका सोल्यूशन देखते हैं और फिर साथ साथ बताती आऊँगी क्वेश्चन 2 अगर आ जाए तो फिर आपने कहाँ तक सोल्यूशन करना है, क्वेश्चन 5 आ जाए तो सोल्यूशन आपने कहाँ तक करना है। वैसे आपको आइडिया हो जाएगा कि सोल्यूशन कहाँ तक एंड हो रहा है। शुरू करते हैं अपने सोल्यूशन को। तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा इन 4 इक्वेशंस से जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ए, बी और सी, डी की फॉर्म में। इन इक्वेशन को आप फ़िलहाल याद रखेंगे। ये इक्वेशन डिराइव मैक्सवेल इक्वेशन से ही हुई हैं, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा लंबा था तो मैंने फ़िलहाल स्किप किया है। बाद में ये है कि आपको क्लास में या जब हम थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं वो टॉपिक भी इंटर कर दूँगी। तो पहली हमारे पास इक्वेशन है ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। इसमें अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको दिखाई थी जब मैंने मैक्सवेल एप्लीकेशन करवाई थी, जब कह सकते हो कि सेक्शन 2 स्टार्ट किया था। मैंने दोबारा यहाँ पर अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्ट्रक्चर इंटर किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ब्लू वाली लाइन्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की है और जो पिंक वाली लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरी कर रही हैं। वेरी से मुराद कि एक वाई एक्सिस के अलांग तो दूसरा जी एक्सिस के अलांग। इस तरह पहले अगर जी है दूसरा वाई के अलांग, तो यहाँ पर वेरी होने से क्या मुराद है कि एक्स और वाई के अलांग चेंज हो रही है। मतलब सम टाइम मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलांग हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलांग चली जाती है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड जब वाई के अलांग आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलांग चली जाती है। तो इस तरह ये आपस में पोजीशन अल्टरनेट कर रहे हैं। आपस में तो ये वेरिएबल मतलब पोजीशन चेंज कर रही हैं, लेकिन ये वेव चल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रही हैं। फॉर एग्जांपल जी डायरेक्शन में चल रही हैं या फिर से एक्स कह लो, तो अदरवाइज जो दूसरे जो वेरिंग फैक्टर हैं वो फिर
वाई और जी के अलॉन्ग हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखी है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई के अलॉन्ग है, और वेव जो प्रोपिगेट कर रही है, प्रोपिगेशन का मतलब कि वेव जो ट्रैवल कर रही है वो एक्स के अलॉन्ग कर रही है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जी के अलॉन्ग है तो तब भी आपके पास जो वेव की प्रोपिगेशन है वो एक्स के अलॉन्ग ही है। मतलब प्रोपिगेशन या वेव की जो चलने की रूटीन है वो एक ही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं। तो इसकी रिस्पेक्ट से ये 4 इक्वेशन बनाई गई, ये 2 मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से। इस तरह यहाँ पर ई नाट जो है वो आप कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड है। जैसा फिज़िक्स वाले तो कुछ जानते होंगे कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं, जिन लोगों ने फिज़िक्स पढ़ रखी है उनको कुछ आइडिया होगा कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं और उसमें हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स इक्वल टू एक्स नाट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी तरह y इज इक्वल टू वाई नाट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वहाँ पर जो x नाट और y नाट होते हैं वो एम्पलीट्यूड होती है, या आप कह सकते हो कांस्टेंट वैल्यू होती है। इस तरह यहाँ पर e नाट b नाट ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होंगी, और बाकी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जैसे साइन और कास गिवन और उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिया जाता है। आप मैथ में एक रूल पढ़ते हो, उसी से ये इक्वेशन बनाई गई हैं। ये इक्वेशन फिलहाल इस टॉपिक के लिए याद रख लें, बाद में आपको डिराइव भी करवा दूंगी। नेक्स्ट है कि वेयर इट इज़ अंडरस्टूड दैट वी मस्ट ओनली यूज़ द रियल पार्ट। इसका मतलब है कि हम सिर्फ इसके रियल पार्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल की टर्म में ले रहे हैं। तो हम पहली इक्वेशन की तरफ जाते हैं कि पहली इक्वेशन से हमारा रिजल्ट जो है वो क्या बनता है। ये मैक्सवेल आई थिंक सो थर्ड इक्वेशन है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। डेल क्रॉस ई आपको पता है कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। डेल को आई जे के, डेल की जगह पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल जी। ई वेक्टर, जबकि आप ई वेक्टर देखो ना तो सिर्फ वाई और जी के अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग तो है ही नहीं। तो एक्स का कंपोनेंट इसलिए हमने क्या ले लिया, 0। जे की जगह ई वाई और के कॉलम में ई जी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। इस तरह जो बी में एक्स वाला कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, 0 है। जैसा कि हमने यहाँ से आइडिया लगा लिया कि बी वाले मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाले जो कंपोनेंट है वो भी सिर्फ वाई और जी के अलॉन्ग आ रहे हैं। तो एक्स इसमें क्या होगा, 0 होगा, और वाई और जी जो है वेरी करेंगे पार्शियल बी वाई और पार्शियल टी प्लस पार्शियल बी जी और पार्शियल टी इंटू के यूनिट वेक्टर। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे किया जाता है कि आई यूनिट वेक्टर एज इट इज़, ये वाला कॉलम और ये वाली रो ख़त्म हो जाएगा, पार्शियल और पार्शियल वाई इससे ईजी से मल्टीप्लाई होगा और माइनस पार्शियल ई वाई ओवर पार्शियल जी। इस तरह माइनस जे यूनिट वेक्टर। अब जे यूनिट वेक्टर मतलब ये कॉलम और ये वाली रो छोड़ दें तो पीछे पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू ई जी माइनस पार्शियल और पार्शियल जी इंटू 0। इस तरह प्लस के यूनिट वेक्टर आएगा तो पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू ई वाई माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू 0 इज इक्वल टू, और ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट ऐसे करें कि आप इसे कंपेयर करें। कंपेयर किया तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ई वाई और पार्शियल जी इक्वल आ गया 0 के। कोफिशिएंट कंपेयर किए गए। कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद ये जो माइनस की टर्म थी उसको इक्वल दूसरी तरफ ले गए तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। इसी तरह नेक्स्ट जे और के को भी कंपेयर किया गया। तो जे को कंपेयर करोगे तो माइनस पार्शियल जी और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी वाई ओवर पार्शियल टी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। इसी तरह कंपेयर करके इक्वेशन 3b बनाई गई। नेक्स्ट ये है कि इक्वेशन 2 को मज़ीद सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 में जहाँ पर ई वाई बी वाई आ रहा था या ई जी और ई वाई आ रहा था, ये ई जी और ई वाई आ रहा था, इसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। बल्कि मैंने आपको इक्वेशन 1 बता दी, पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन 2 के अंदर ई जी और बी वाई की जगह। ई जी की जगह वैल्यू पुट हुई ई नाट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल टी बी नाट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। अब ई नाट को आप ले लेंगे बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होते, ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, वो बाहर आ जाएगा। पार्शियल और पार्शियल एक्स टर्म अप्लाई होगी एक्सपोनेंशियल पे क्योंकि एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसके अंदर एक्स इन्वॉल्व हो रहा है।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया एज इट इज़ ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, और इस पावर का गेन डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा ना माइनस आयोटा के, यहाँ पर मैं माइनस लगाना भूल गई तो माइनस भी साथ आएगा माइनस आयोटा के। ठीक है, नेक्स्ट में बी नाट आ गया बाहर, इस तरह एक्सपोनेंशियल की टर्म आ गई बाहर, डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर का तो वो आएगा आयोटा ओमेगा, तो ये बन गई बी नाट आयोटा ओमेगा ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। अब ये माइनस के आयोटा ये एज इट इज़ आ गया, और ई नाट और ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है इसको आप इकट्ठा कर दें, इसको छोड़ के इसको एज इट इज़ लिखें, और ई नाट ई की पावर को लिख दिया गया ईजी, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू मौजूद थी इक्वेशन इक्वेशन बी में। ठीक है, इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा और बी नाट और एक्सपोनेंशियल को मिला के लिख दिया गया बी वाई। अब बी वाई इक्वल आ जाएगा, ये आयोटा इस आयोटा के साथ कट जाएगा, तो बी वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के ओवर ओमेगा ईजी। इस के ओवर ओमेगा को हमने नाम दे दिया 1/c का। वो किस तरह, के जो होता है ना, के वेव वेक्टर होता है और इस वैल्यू होती है ओमेगा बाय सी, तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ से आप सी की वैल्यू निकालो ना तो वो तकरीबन के ओवर ओमेगा की वैल्यू 1/c बनती है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने बना ली इक्वेशन 4, बी वाई इज इक्वल टू माइनस 1/c ई जी। नेक्स्ट हम इक्वेशन 3 लेते हैं, और इक्वेशन 3 में जहाँ पर ई एक्स और देखना पड़ेगा, मुझे भूल गया, ई एक्स और बी वाई आ रहा था उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 3 ये ई वाई और बी जी आ रहा था, ई वाई और बी जी की जगह वैल्यू पुट करें। पुट करने के बाद अगेन जैसे अभी हमने डेरिवेटिव लिया इसी तरह उसका डेरिवेटिव लेंगे, पुट कर दिया गया। पुट करने के बाद हमने उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव में ये भी माइनस आ रहा था, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये आयोटा था और ये आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा। ई नाट इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मिलेगा और वैल्यू बना देगा ई वाई। इस तरह बी नाट इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मिलेगा और वैल्यू बना देगा बी जी। तो वैल्यू और बन जाएगी अरेंज होके बी जी इज इक्वल टू के ओवर ओमेगा इंटू ई वाई, या के ओवर ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दें 1/c, वो यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से, बी जी इज इक्वल टू 1/c इंटू ई वाई, ये हो जाएगी इक्वेशन 5। नेक्स्ट हम b को मज़ीद ओपन करते हैं, तो b वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर वैल्यूज़ जो निकाली हैं हमने b की निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड की निकाली हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हमने रिलेशन निकालना था। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने b वेक्टर लिया, उसको लिखा बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। बी एक्स की जगह 0, बी वाई की हमने वैल्यू फाइंड की -1/c जी, बी जी की जगह वैल्यू फाइंड की के ओवर ओमेगा इंटू ई वाई, के ओवर ओमेगा भी लिख सकते हो 1/c भी लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ, हाँ यहाँ पर के ओवर ओमेगा की जगह 1/c आएगा ना, तो वो 1/c कॉमन ले लिया गया। सिर्फ मिस्टेक मेरे पास क्या हुई कि यहाँ पर मुझे माइनस साइन लगाना मिस हो गया, मतलब ये माइनस साइन यहाँ पर आना चाहिए था, माइनस ई जी जे यूनिट वेक्टर प्लस ई वाई इंटू के यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट में क्या हुआ कि मैंने आई को क्रॉस करवाया इस वैल्यू के साथ, आई को क्रॉस करवाया ई वाई जे के साथ प्लस ई जी के साथ। वो किस तरह, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि किस तरह साइकिल चलता है, तो साइकिल मैं बना भी देती हूँ, आप भी साथ बना लीजिएगा। ये होता है आई यूनिट वेक्टर, इधर हो गया जे यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट हो गया के यूनिट वेक्टर, और रोटेशन इस तरफ चलेगी, आई से जे, जे से के एंड के से आई। अब देखते हैं कि क्या ये माइनस साइन कंपनसेट हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो पहले आई क्रॉस जे करवाओ, आई को जे के साथ क्रॉस करवाओ तो आंसर क्या आएगा, के यूनिट वेक्टर। तो ई वाई के साथ पहले क्या आ रहा था, के यूनिट वेक्टर ही आ रहा था। इसका मतलब है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में इस तरह लिख भी दें तो हमारी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा।
नेक्स्ट में क्या है कि आई को क्रॉस करवाना है के के साथ, आई को के के साथ क्रॉस करवाना है। जब के के साथ क्रॉस करवाना है तो साथ में क्या आएगा, जे यूनिट वेक्टर आएगा, लेकिन साइकिल उलट गया। पहले साइकिल इस रोटेशन में चल रहा था, ठीक है, अब साइकिल आप देख सकते हो कि ये रिवर्स कंडीशन में चल रहा है। जब रिवर्स कंडीशन में चलता है तो माइनस साइन आता है, तो इस ई के साथ माइनस जे आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आई क्रॉस के लगा दिया जाए तो माइनस जे भी उसके साथ कंपनसेट हो जाता है। आप लोग ये साइकिल ज़रूर बना लीजिएगा। 1/c आई यूनिट वेक्टर क्रॉस, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है ये पूरा ई वेक्टर है। पूरा ई वेक्टर क्यों है, वैसे पूरा नहीं लग रहा क्योंकि इसमें एक्स कंपोनेंट मिसिंग है, लेकिन हमने जैसे डिटर्मिनेंट ओपन किया था तो उसमें एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 था, तो डेट्स वाई ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहलाएगी ई वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ई जी के यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट 1/c को नाम दे दिया गया के ओवर ओमेगा का, जैसा कि पिछली मैं इक्वेशन आपको दिखा चुकी, वहीं से ये इक्वेशन ली गई। बी वेक्टर आ गया, बी इज इक्वल टू एक मिनट, ये के मैग्नीट्यूड है और साथ में यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर हो तो आंसर क्या देते हैं, एक वेक्टर देते हैं, तो के इंटू आई यूनिट वेक्टर को आंसर दे दिया के वेक्टर और साथ में क्रॉस ई वेक्टर आ गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय म्यू नॉट के साथ दोनों को डिवाइड कर दें, लेकिन यहाँ पर बी और ई का रिलेशन कंप्लीट हो जाता है जो उन्होंने बोला था। नेक्स्ट अगर ई और एच का रिलेशन देखना है तो उसके लिए म्यू नॉट को डिवाइड करो, तो बी ओवर म्यू नॉट इज इक्वल टू के क्रॉस ई ओवर म्यू नॉट ओमेगा। बी ओवर म्यू नॉट को लिख देंगे एच, आपने पीछे पढ़ रखा है कि बी इक्वल होता है म्यू एच के, तो एच इक्वल हो जाएगा बी ओवर म्यू के, वेयर के इक्वल हो गया, के वेक्टर इक्वल हो गया के आई यूनिट वेक्टर। ये यहाँ से लिया कि यहाँ से के आई यूनिट वेक्टर को हमने क्या नाम दे दिया, के वेक्टर का, और ये है वेव प्रोपिगेशन वेक्टर। इट शोज डैट ई एंड एच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देख सकते हैं कि ई और एच आपस में परपेंडिकुलर हैं। देखिए ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड। एच भी तो मैग्नेटिक फील्ड से निकलता है ना, मतलब मेनली मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, और ये आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के लॉन्ग है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जी के लॉन्ग होगी, तो जी और वाई वैसे भी आपस में किस तरह होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। अब जितने भी वो क्वेश्चन थे ना परपेंडिकुलर के लिहाज से, नॉर्मल के लिहाज से, वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ से नोट किया गया कि ई जो एच है वो आपस में इन फेज है। इन फेज का मतलब कि बेशक वो रोटेट कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपस में एंगल बना रहे थे वो सेम एंगल ही बना रहे हैं, मतलब जो एंगल पहले बना रहे थे वही एंगल बना रहे हैं, और एंगल कितना बन रहा है 90 का। नेक्स्ट अगेन इक्वेशन ए कंसिडर करें, क्योंकि अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इम्पीडेंस वाला, आई थिंक सो क्वेश्चन 4, उसको आगे मजीद सॉल्व करना है। तो इक्वेशन ए को कंसिडर किया, बी इज इक्वल टू 1/c आई क्रॉस ई, 1/c इंटू आई क्रॉस ई का मैग्नीट्यूड लिया। क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करने का तरीका आपको पता है, आई का मैग्नीट्यूड ई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा मतलब हम यहाँ पर लेंगे कि वो परपेंडिकुलर था तो साइन ऑफ 90 आएगा। आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट का मतलब होता है 1, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा 1 ही आएगा, और साइन 90 का आंसर भी आप लोगों को पता है कि क्या होता है 1 ही होता है। तो आई ये खुद 1 हो गया क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये भी 1, तो पीछे रिजल्ट आ जाएगा बी इज इक्वल टू 1/c इंटू ई। अब दोनों तरफ डिवाइड करते हैं म्यू नॉट के साथ, तो बी ओवर म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c ई ओवर म्यू नॉट। बी ओवर म्यू नॉट को क्या देंगे, एच इज इक्वल टू 1/c इंटू ई ओवर म्यू नॉट। एच इज इक्वल टू ई एज इट इज, म्यू नॉट भी एज इट इज, सी की जगह वैल्यू ले ली गई। ऐसे सी जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। शायद पीछे क्वेश्चन हुआ हो जिसमें हमने प्रूफ किया हो, अगर ना हुआ तो मुझे बताइएगा, इसका प्रूफ मौजूद था वो करवा दूंगी। सी स्पीड ऑफ लाइट, मेरे ख्याल में हमने को एक पहला ये दूसरा टॉपिक था हमने ये किया था, वहाँ से ये रिजल्ट 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया था, वैल्यूज पुट की थी, और सी स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है ना 3 × 10⁸ उतनी वैल्यू हमारे पास आई थी। तो अच्छा 1/c की जगह पर रिजल्ट क्या आएगा, उलट जाएगा ये वैल्यू, सिर्फ उसके रूट रह जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप सॉल्व करो तो स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, ऊपर म्यू नॉट की 1/2 पावर है, नीचे म्यू नॉट की 1 पावर है।
आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/2 -1 वो बन जाएगा -1/2, तो एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट इंटू ई। अरेंज कर लो, ई ई जहाँ पर है उधर ही रहने दें, एच जो है वो उसके नीचे ई के नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, और ये ई के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू स्क्वायर रूट, वो दूसरी तरफ जाएगी तो उलट जाएगी, बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 6। ई ओवर एच इज इक्वल टू जी नॉट। जी नॉट, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, इसको उन्होंने कांस्टेंट जी नॉट का नाम दे दिया, और जी नॉट को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। अब इक्वेशन 6 का आप स्क्वायर लो तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। वो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना और ई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने लास्ट वाला रिजल्ट्स प्रूव करना है जो क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन 4 जो है वो यहाँ तक प्रूव हो जाएगा, यहाँ तक। क्वेश्चन 6 तो क्वेश्चन 5 प्रूव करना है। क्वेश्चन 5 में क्या था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटीज़ और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज़ आपस में इक्वल होती हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटीज़ और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज़ में 1/2 का फैक्टर भी आता है, और साथ में एक में म्यू नॉट आता है और एक में एप्सिलॉन नॉट आता है। तो उसके लिए 1/2 दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। समझ लो कि ऊपर नीचे मतलब डिवाइड भी किया गया, मल्टीप्लाई भी किया गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ओवर 1/2 म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट का यहाँ पे फैक्टर आएगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड की वजह से, और 1/2 तो ऊपर नीचे ही आ गया। तो दूसरी तरफ भी आएगा तो ये एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, म्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 म्यू नॉट एच स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट इंटू एच स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है और ये आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। सो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटीज आर सेम या इक्वल, और यहाँ तक क्वेश्चन 5 भी प्रूव हो जाता है। मज़ीद अगर इस लेक्चर में कोई मसला हुआ तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, और साथ में अपने पार्ट 1 की तैयारी भी करके रखें, क्योंकि कोई पता नहीं है यूनिवर्सिटी कब डेट शीट दे दे। जैसा कि बीएससी की दे दी है, तो अब होप्स हो कि आप लोगों की डेट शीट भी आ जानी चाहिए। पार्ट 1 के पेपर होंगे ज़रूर, क्योंकि इन्होंने ऐसे प्रमोट नहीं करना, तो साथ साथ तैयारी करके रखें और कोई पॉलिसी बनाकर मुझे टेस्ट साथ में पार्ट 1 के भी देते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।